हेलो पीपल। इस वीडियो में से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है बजट। तो इस वीडियो में अपन लोग बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत का बजट कैसे बनता है, भारत के बजट को कौन बनाता है, भारत के बजट के द्वारा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट करी जा सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपने लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ बजट का। देखिए जो बजट होता है, आप इसे एक, इंडिया एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, आप बजट को एक उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे एक घर के अंदर एक मदर अपने घर को किस तरीके से, किस जगह पे कितना खर्चा होना है, पिताजी कितने रुपए लेके आए हैं, उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर को अपनी रिसीट्स के हिसाब से देखते हुए खर्च करता है। ठीक, वो हो जाता है एक बजट। तो बेसिकली ऐसे ही अपनी जो कंट्री है उसके अंदर एक्सपेंडिचर तो होने ही होने हैं, तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जिसके थ्रू अपने लोग एग्जामिन कर पाएँ कि कितना पैसा आया अपने भारत के अंदर और कितने पैसा कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ, उसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से रहा, उसे अपने लोग बजट कहते हैं। जो ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है इसे बजट कहते हैं। तो बेसिकली द बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो बजट है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग है ऑफ गवर्नमेंट, किसकी, सरकार की। रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट का मतलब होता है प्राप्तियाँ, और पेमेंट इन अ फाइनेंशियल या फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, रिसीट यानी पूरी साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो 1 से लेके 1 तक होती है। ठीक, तो एक पूरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार के द्वारा कुल प्राप्तियां, उसने कहाँ कहाँ से पैसा कर लिया, प्राप्तियां जैसे जैसे अपने लोग टैक्स भरते हैं, जितने लोग भी नॉन टैक्स का मतलब हो गया जैसे जैसे फाइन भरते हैं अपने लोग, वो भी सरकार के पास जाता है। लाइसेंस इशू कराते हैं, वो भी पैसा सरकार के पास जाता है। एस्टीट्स होते हैं, वो भी सरकार के पास जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो सरकार के फंड में जाके इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसे बाद में सरकार सब्सिडीज़ और वेलफेयर स्कीम्स वगैरह और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इन्वॉल्व करती है उस पैसे को, जिससे कि भारत की जीडीपी, भारत के अंदर डेवलपमेंट होता है, भारत की जीडीपी बूस्ट होती है। ऐसे करके पूरी फंक्शनिंग चलती है एडमिनिस्ट्रेशन की अपने इंडिया की। ठीक, तो ये एक बजट है। तो इन शॉर्ट बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, और रिसीट्स और एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक, बजट सरकार की प्राप्तियां व भुगतान का वित्तीय योजना है एक वित्तीय वर्ष की। ठीक, यह एक फाइनेंस बिल है। ठीक, अपने लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे कि मनी बिल होता है और एक फाइनेंस बिल होता है। ठीक, वो पॉलिटी की बात है, वो पॉलिटी तक रहने देता है। बजट प्रोवाइड्स द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट ईयर एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए जो बजट रिलीज़ करा जाता है वो 1 को रिलीज़ करा जाता है। ठीक, एक साल के अंदर 1 को रिलीज़ किया जाता है। देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 1 फरवरी 2022 को कोई बजट रिलीज़ करा गया, तो वो बजट, मैंने आपको बोला जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 मार्च से होती है। ठीक, तो जो 1 फरवरी 2022 पे जो बजट आएगा वो बजट किसके लिए आएगा, 2022 और 23 आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आएगा, और यह एक एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यह एक एस्टिमेटेड वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। बाकी अभी जब बजट रिलीज़ हुआ है 1 फरवरी 2022 को जब बजट रिलीज़ हुआ है, तो ये कौन सी ईयर चल रही है, प्रेजेंट ईयर चल रही है। प्रेजेंट ईयर के की जो वैल्यू होती है वो रिवाइज्ड होती है, क्योंकि जब डेटा रिलीज़ करा गया होगा किसके द्वारा, जब यही डेटा 2022 के अंदर 2021 के अंदर रिलीज़ करा गया होगा, तो एस्टिमेटेड वैल्यू आई होगी किसकी, 2021-2022 की। तो जो बजट होता है वो अपकमिंग ईयर, जो साल आने वाली है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड कराता है, और जो साल चल रही है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू प्रोवाइड कराता है, और जो आने वाली, जो पिछली साल थी उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो देखिए 2020 के अंदर आया, 2020 के अंदर आया बजट, अब तो उसने किसकी वैल्यू प्रोवाइड कराई, नेक्स्ट ईयर, यानी 2022-23 की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी कि सरकार इतना इतना खर्चा इस जगह पर करेगी। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन होता है, कोई अश्योरिटी नहीं होती कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। वैसे ही प्रेजेंट ईयर यानी 1 फरवरी 2022, अब यहाँ पे यानी 2022
कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 मार्च को जब जो फरवरी एंड होगा तब तक उसकी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगी। तो इतने ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि जब इसका 2021 का बजट रिलीज़ हुआ होगा उसका बजट को रिवाइज कर देता है, हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। वैसे ही अब लास्ट उससे जो पिछले का बजट होता है यानी 2020-21 का, उसकी अपने लोगों के पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि उस पर कितना खर्चा हुआ और कैसे कैसे खर्चा हुआ। अब ऐसे ही 1 फरवरी 2023 का 2023 है, ठीक, तो 2023 और 24 आने वाली साल का वो एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। प्रेजेंट ईयर जो है 2022 और 2023 उसकी रिवाइज वैल्यू होगी, और लास्ट ईयर की जो होगी 2021 और 2022 इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये बजट से अपने लोगों को 3 चीज़ें पता चलती हैं। और बजट का नाम, बजट टर्म यूज़ नहीं करी गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस फिस्कल पॉलिसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत के तौर पर कहा गया है। ठीक है, बजट गिवन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आर्टिकल 112 के तहत अपने लोग कह सकते हैं कि एक सेंट्रल बजट का प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्म यूज़ करी गई है। वहीं पे जैसे कि सेंटर का एक पूरा बजट होता है, वैसे ही स्टेट का भी अपना एक पूरा बजट होता है, और स्टेट के बजट का प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 202 के अंदर दिया गया है स्टेट बजट के बारे में। अब देखिए, जो बजट होता है वो प्रेजेंट करा जाता है काफ़ी स्टेजेस के अंदर। तो सबसे पहले तो जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है, यानी कि बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट के सामने। दूसरा, जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा उसके ऊपर की जाती है। फिर तीसरी, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी। चौथा, डिपार्टमेंट फॉर ग्रांट, पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग फाइनेंस बिल। मैं आपको इसी के अंदर पूरी चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल जो है 1 फरवरी को बजट पेश करा जाता है। किसके द्वारा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये बजट पेश करा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब बजट पेश होने के बाद उसके ऊपर जनरल डिस्कशन चलता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन चलता है, सामान्य चर्चा होती है उसके ऊपर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है? स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा स्क्रूटनी करी जाती है, उसकी जांच करी जाती है कि भाई इसके द्वारा ऐसी यहाँ से इतना इतना रुपया आया है और यहाँ पे खर्च करा जाएगा। ठीक है, और दूसरा, ये डिपार्टमेंटल कमेटी ये भी चेक करती हैं जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं। ठीक, यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब जैसे स्टेट्स को रुपया चाहिए किसी चीज़ के लिए, किसी स्कीम के लिए कितना पैसा जाया जाएगा, इस सब के ऊपर भी स्क्रूटनी करी जाती है डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के द्वारा। अब जब डिमांड फॉर ग्रांट हो जाती है यानी मांग करी जाती है रुपए की, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। जो ये एप्रोप्रिएशन बिल है, ये एप्रोप्रिएशन बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकालने के लिए करा जाता है। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपया कभी भी नहीं निकाला जा सकता अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं कराया गया। और उसके बाद पासिंग फाइनेंस बिल, इसके और उसके आखिरी स्टेज में फाइनेंस बिल पास हो जाता है। ये अपने लोग आगे पढ़ेंगे पूरी स्टेज को डिटेल्स में। बजट इज प्रेजेंटेड बाय द बजट डिवीजन। अब देखिए, अपने लोग बात करते हैं बजट किसके द्वारा बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है बजट डिवीजन के द्वारा, जो कि किसके अंडर होती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये किसके अंडर होती है? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जो कि अंडर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई एक छोटी बॉडी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर टोटल 6 सब डिपार्टमेंट्स और होते हैं, और इनका इंडिविजुअल अपना अपना काम होता है। अब देखिए, जो 6 डिपार्टमेंट हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये 6 डिपार्टमेंट हैं। ठीक, अब अपने लोग करते हैं
बजट कौन पेश करता है? बजट जो होता है वो प्रेजेंट करा जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। देखिए अपने लोग ये कह सकते हैं और कह सकते हैं, ऐसा ही होता है कि बजट जो होता है उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत ही कम एफर्ट्स होते हैं। जो भी एफर्ट्स होते हैं उनके सबॉर्डिनेट जो भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो उनके सबॉर्डिनेट जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे वेटरन और एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब लोग मिलकर बजट को परफॉर्म करते हैं। बस मतलब बनाते हैं। बस उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसे प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो यानी बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत या पेश किया जाता है। बजट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल जो ईयर होती है वो 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल से हमारी स्टार्ट हो जाती है, बजट 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए जो ये रुपया है ये सब कुछ गवर्नमेंट के फंड में जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 का क्लॉज फर्स्ट, उसके अंदर संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का प्रोविजन दिया गया है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं सेंटर के और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ इसी कंसोलिडेटेड फंड से क्लेम किए जाते हैं। दूसरा, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसमें से रुपया तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक इसमें से अप्रोप्रिएशन बिल पास न करा जाए। तो नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट बिफोर एक्सपेंस। ठीक है, और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। पहले पार्लियामेंट से कंसेंट लिया जाएगा, उसका अप्रूवल होगा, उसके अप्रूवल के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से रुपया निकाला जा सकता है। दूसरा फंड होता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर है। और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं और प्रोविडेंट फंड का पैसा इसी के अंदर जाके सेव करा जाता है। और इसके अंदर कोई ऐसा अप्रूवल नहीं चाहिए होता है पार्लियामेंट में इसमें से, अगर हम लोगों को रुपया विड्रॉ करना है किसी एक्सपेंस के लिए। तो तीसरा है कंटिजेंसी फंड। ये देखिए आकस्मिक निधि इसका नाम है। आर्टिकल 267 के अंदर प्रोविजन बताया गया है कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड। तो क्या है कि कंटिजेंसी फंड के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो क्लेम कर सकता है रुपया यानी रुपीस किसी भी अप्रूवल के बिना पार्लियामेंट के। यानी कि पहले वो रुपया निकाल ले, प्रेसिडेंट पहले रुपये निकाल ले, उसके बाद उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। क्यों? देखिए कंटिजेंसी फंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपीस का बैलेंस मेंटेन करा जाता है सरकार के द्वारा, ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड से रुपया निकालने का टाइम नहीं है, पार्लियामेंट के अप्रूवल का टाइम नहीं है, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट उस अनयूजुअल सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कंटिजेंसी फंड में से रुपये निकाल सकता है। ठीक, कंटिजेंसी फंड के अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपए का बैलेंस होता है और ये फॉर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर यूज़ करा जा सकता है। नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट आफ्टर एक्सपेंस फ्रॉम दिस फंड। पार्लियामेंट से अप्रूवल की नीड इसमें भी होगी। देखिए एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की नीड इसमें भी होगी। जस्ट द मैटर इज कि इसके अंदर पहले अपने लोग रुपया निकाल लेंगे, उसके बाद अपने लोग पार्लियामेंट का अप्रूवल करेंगे। और ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बजट आर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये इस लाइन इसलिए स्पेसिफाई करी गई है यहाँ पे क्योंकि जो ये कंटिजेंसी फंड है ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ होता है। बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मीट करी जाती हैं। अब देखिए बजट हमारा पेश होता है, ठीक, और बजट से पहले दिन, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे 1950 किससे आ रहा है फिलहाल, तो मतलब 1950 से आना स्टार्ट हुआ था और 1950 में ये उसी दिन पेश किया जाता था जिस दिन बजट पेश किया जाता था। देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बता दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे 2021 और 22 का बजट आया, ठीक, तो 2021-22 का जो बजट आया
तो 1 फरवरी को आया है बजट, यानी एक दिन पहले जब उससे आएगा, यानी जनवरी एंड के अंदर आएगा, ठीक है। जनवरी एंड के अंदर जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करा जाएगा तो उस वक्त पर इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो कंडीशन बताएगा अपनी इंडिया की इकोनॉमी की उससे पिछली ईयर की, यानी कि जो प्रेजेंट ईयर चल रही है कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रेजेंट ईयर चल रही है 2021-22 का बजट आया है, तो फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी 2020-21 की, क्योंकि पूरी साल जो भी हुआ वो सब कुछ एंड में बताया जाए कि अपनी इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन पूरी साल इस तरीके से रही। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही बनाया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसकी? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की। और प्रेजेंट टाइम पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? अनंत नागेश्वर। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड पब्लिश्ड ऑन प्रीवियस वर्किंग डे ऑफ बजट, मैं आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है कि उसकी जीडीपी कितनी है, उसका इन्फ्लेशन कैसा रहा, उसका अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से रहा, और आने वाले समय में अपने लोग इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी उसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस इन, देखिए 1950 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन यह उस वक्त पर सेम डे को पब्लिश किया जाता था। फ्रॉम 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बिफोर डे ऑफ बजट। अब इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत करा जाता है 1964 से। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC, अब क्या होता है कि एक काउंसिल का निर्माण करा जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण करा जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे? रघुराम राजन जी के रिकमेंडेशन पर। ये RBI के गवर्नर थे 2008 में, और इनके द्वारा रिकमेंड करा जाता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट एक काउंसिल का निर्माण करा जाए, और उसके बाद एक काउंसिल का निर्माण करा जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे सेटअप कौन करता है, कौन निर्माण करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। किसकी रिकमेंडेशन पर? RBI गवर्नर रघुराम राजन जी की रिकमेंडेशन पर। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस से रिलेटेड, अब स्टेबिलिटी का मतलब हो गया, आपने लोग देखे होंगे कि जिनके पास पैसा आ गया तो वो बहुत बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ें खरीदेंगे, बहुत बहुत पॉश लाइफस्टाइल दिखाएंगे और एक तरीके से शो ऑफ करेंगे, लेकिन जब उन पर पैसा नहीं है तो उन पर खाने लायक भी पैसा नहीं है फिर, ठीक। तो एक यही होता है, तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास एक्सपेंसेस मीट करने के लिए फंड नहीं है, तो भी उसके अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करी जा सके, उसके रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे वो FSDC, और डिसीजंस जो होंगे वो FSDC लेता है। तो इट वाज रिकमेंडेड बाय रघुराम राजन इन 2008। इट गॉट सेटअप बाय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जो आगे प्रेसिडेंट बने जाके, वही उन्होंने ही जो 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने FSDC को सेटअप किया था। अब देखिए, FSDC के अंदर बहुत ही सारे वेटरन ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत ही बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स होते हैं जो अपने थॉट्स को एक साथ रखते हैं, अपने डिसीजंस को एक साथ रखते हैं, और उसके बाद रिकमेंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए और एक ऑप्टिमम लेवल पे फाइनेंस को फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो FSDC काउंसिल होती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा RBI गवर्नर जो होते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होगा वो मेंबर होंगे किसके? FSDC काउंसिल के। सेबी, सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन। IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जिनकी हमने बात करी थी इकोनॉमिक सर्वे के टाइम, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की प्रेजेंस होनी जरूरी है। और सेक्रेटरी होने चाहिए किसके? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों के सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी, और
फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ये फाइनेंस सेक्रेटरी का थोड़ा समझ लीजिए। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, जो हमने 6 डिपार्टमेंट पढ़े अंडर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है या जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होता है अंडर द 6 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसे अपने लोग फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों का FSDC के अंदर होना ज़रूरी है, और ये सब लोग अपने थॉट्स को एक साथ रखते हैं, अपने डिसीजंस को एक साथ रखते हैं और रिकमेंड करते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मैक्सिमाइज करा जा सके। अब FSDC एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, दूसरा कोई एक्ट भी नहीं आया है इसे सेटअप करने के लिए। ठीक है, अब अपने लोग करते हैं FSDC की क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैं आपको बता चुका हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मतलब क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, टू प्रमोट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हो गया लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को, टर्म्स के बारे में जानकारी हो, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब के फाइनेंस का इंक्लूजन करा जाए मैक्सिमम लेवल तक हर एक सेक्टर के अंदर। टू कोऑर्डिनेट अमंग रेगुलेटरी बॉडीज़। देखिए, ये जितनी भी मैंने आपको RBI बताया, डिपार्टमेंट्स के हेड बताए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बताया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज बताया, IRDAI बताया, और IBBAI बताया, सेबी बताया, और ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है कौन? FSDC। और यही वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़ के साथ भी। ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़। इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़ के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाता है? जैसे IMF हो जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक है, एशियन बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। यानी जो बैंक्स या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ का होता है, तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? FSDC की। ठीक, तो ये अपने लोगों में FSDC हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी बजट हो चुका है। अब मतलब बजट हो चुका है इन द सेंस हम लोग बात कर चुके हैं बजट कैसे प्रस्तुत होता है, क्या क्या उसके अंदर बताया जाता है, ये अपन लोग बजट के अंदर जान चुके हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि एक जो घर का सिस्टम होता है और एक पूरी इकोनॉमी का, एक नेशन का सिस्टम होता है, वो अलग होता है। घर में ऐसा होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उसमें से खर्चा 100 के अंदर का ही करूँगा, 80 का कर लूँगा, 90 का कर लूँगा, और ज़्यादा शौकीन हूँ तो 100 का 100 कर दूँगा खर्च। लेकिन क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पर या फिर एक GDP बड़े लेवल पर देखते हैं अपने लोग, तो अपने लोगों का जो मेन मोटिव होता है वो होता है एक्सपेंडिचर करना। क्यों एक्सपेंडिचर करना? क्योंकि एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है किसके अंदर? नेशन के अंदर। दूसरा, GDP बढ़ती है। तो अगर एक्सपेंडिचर के अंदर कमी कर दी जाएगी तो नेशन का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होगा। ठीक, तो इसीलिए जितने भी डेवलपिंग नेशन होते हैं वो हमेशा डेफिसिट बजट होता है उनका, सरप्लस बजट नहीं होता है उनका, डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि जितना वो खर्च कर देते हैं वो उतना अर्न नहीं कर पाते। अब वो आप समझोगे आगे कैसे। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। अब देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले आ गया। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, मान लो अपनी सरकार का बजट था 45 लाख करोड़, ठीक, नहीं, मान लो इतनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, इतनी उसने अपना जो बजट था 2022-23 का, वो था अपना 45 लाख करोड़। ठीक, अब इस 45 लाख करोड़ के बजट में से हमारा जो रेवेन्यू के द्वारा अपने लोगों ने जनरेट किया, रेवेन्यू के द्वारा मतलब जो हम लोगों ने रेवेन्यू से कमाया, जैसे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो हमने कहा, कॉर्पोरेट टैक्सेस से जो हमने कहा, नॉन टैक्स से जैसे लाइसेंस इशू कराने से, फाइन वगैरह से, एस्चीट्स से, इन सब चीज़ों से जो रुपया आया सरकार के पास वो मात्र 25 लाख करोड़ था। ठीक, और उसके बाद जो ज़रूरत थी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, वो कितनी थी? 45 लाख करोड़। तो यानी पूरे 45 लाख करोड़ के अमाउंट के साथ हमारे नेशन को चलाया गया 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर।
तो अब इसकी बात आती, लेकिन हमने तो 25 लाख ही कमाया था रेवेन्यू वगैरह से। तो वही बात हो गई कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब जो हमारे पास घाटा हुआ है उसे अपने लोग फाइनेंस कैसे करते हैं, तो ये होता है टू ब्रिंग मैनेज फंड लोन बोरोइंग टू फुलफिल शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स इन बजट, यानी बजट में सरकारी प्राप्तियों में कमी को पूरा करने के लिए ऋण या उधार लेना। अब जैसे मेरे पास 20 ही रुपये हैं और मुझे ज़रूरत है 25 रुपये की, और तो फिर मैं 25 रुपये किसी और से उधार ले लूँगा। अब ऐसा हो सकता है कि मैं अपने घर से ही किसी से उधार ले लूँ, या हो सकता है मैं अपने घर से किसी बाहर से उधार ले लूँ। तो इंटरनल डेट भी होता है और एक एक्सटर्नल डेट भी होता है। इंटरनल डेट होता है जब मैं अपने इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, मैंने आरबीआई से लोन ले लिया कि भैया मुझे अभी इतने रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे इतने दे दो, मैं आपको दे दूंगा उतने थोड़े दिनों बाद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ये हो गया इंटरनल डेट। ठीक है, अब इसके बाद ये मोनेटाइज डेफिसिट भी कहा जा सकता है। ठीक है, मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब होता है, आप आगे पढ़ ही लोगे तो छोड़ते हैं इसे। तो ये हो गया इंटरनल डेट। और जब मैं किसी एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बजट या फिर फंड की या फिर लोन की या फिर बोरोइंग की रिक्वायरमेंट करता हूँ, तो फिर वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, एक्सटर्नल डेट कह सकते हैं। अब आते हैं इंटरनल सोर्सेज। मैंने को बताया आरबीआई के आधार, यानी आरबीआई से ले लिया और देश की जनता से उधार ले लिया। देश की जनता से कैसे उधार लिया जाता है, बॉन्ड्स रिलीज करती है सरकार, आप आगे पढ़ोगे। बॉन्ड रिलीज करती है, बॉन्ड रिलीज का मतलब होता है कि मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड रिलीज किया, तो अब 1 लाख रुपए का बॉन्ड ले लिया आरबीआई ने, किसी ने भी ले लिया, आरबीआई ने ले लिया, मान लो पब्लिक ने ले लिया, तो अब वो बॉन्ड रखी रहेगी। फिर जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो ये बॉन्ड बेच देगी। बॉन्ड बेचने के बाद सरकार उसे 1 लाख रुपए दे देगी और बॉन्ड उसके पास, सरकार के पास आ जाएगा। तो मतलब सरकार ने अल्टीमेटली रुपया तो कमाया, बॉन्ड बेचा उसने उस बॉन्ड के बदले 1 लाख रुपए दे दिए सरकार को। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज, बोरिंग फ्रॉम अदर कंट्री, किसी दूसरे देश से उधार ले लिया। बोरिंग फ्रॉम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, देश से उधार ले लिया, जैसे श्रीलंका ने उधार ले लिया चाइना से। अब वो इतना ज़्यादा उधार ले लिया कि अब वो उसे भुगतान नहीं कर पा रहा उसका, तो चाइना ने भी कह दिया कि अब हम तुम्हारा पोर्ट छीन लेंगे। ऐसे ही करके बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज और बोरो फ्रॉम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और एशियन बैंक है, और काफ़ी सारे बैंक हैं ऐसे जो दे सकते हैं। अब देखिए डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप का यहाँ पे आया है, डेट ट्रैप का मतलब होता है ऋण जाल। अब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का भुगतान, यानी जितना उसके ऊपर ब्याज लग गया है उसका भुगतान जब वो कर्ज लेकर करे तो वो हो जाता है डेट ट्रैप। यानी मान लो मेरे पास 10 रुपये थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था 10% का। ठीक, तो यानी मुझे अगली साल देने 11 रुपये, पर मेरे पास 11 रुपये इकट्ठे हो ही नहीं पाए, 11 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो ही नहीं पाए। अब मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, 10 रुपये तो बहुत छोटा हो गया। मान लो मेरे पास थे 1000 रुपये, मान लेते हैं 1000 रुपये थे, 1000 रुपये में से 10% लगा तो 100 रुपये उसके ऊपर ब्याज लग गया। अब मुझे ब्याज का भुगतान करने के लिए भी रुपए नहीं है, तो जब मैं किसी और से उस 100 रुपये का भुगतान करने के लिए किसी और से कर्ज लूँगा तो मुझ पे वो उसका भी रुपया देने की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं डेट ट्रैप, यानी टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब ब्याज का पेमेंट या फिर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसका पेमेंट एडिशनल लोन, फिर से लोन लेके द्वारा करा जाए, तब उसे कह देते हैं डेट ट्रैप। किसान जो होता है, लोकल लैंड ओनर्स, लोकल जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे पहले, तो वो इंटरेस्ट इतना हाई चार्ज करते थे कि जो किसान पहले हुआ करता था वो डेट ट्रैप के जाल में ही फंस जाया करता था।